हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। फर्स्ट यूनिट जो है काइनेटिक्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद मैंने आपसे कहा था जो सेकंड यूनिट है वो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी तरफ से मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो उसका जो एक वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स, ईटीसी आपको क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी जो है सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि बिना मोल कंसेप्ट क्लियर हुए आप अच्छे से सॉल्यूशन को या जो बाकी चैप्टर है फिजिकल के उसको आप अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आई थिंक आपको मोल कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट जो है नई यूनिट जो है सॉल्यूशन, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन को हम हिंदी में विलयन कहते हैं। अब सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलके बनता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मिलके बनता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये होता है विलेय और ये होता है विलायक। सॉल्यूट को हम कहते हैं विलेय, सॉल्वेंट को हम कहते हैं विलायक। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो जो सॉल्यूट जो है वो आपके कम मात्रा में होता है। क्या होता है, कम मात्रा में होता है। तो जो कम है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो क्या होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम भी कह सकते हैं। तो जो सॉल्यूट है उसको हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्यूशन है उसको हम कह सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो हों, कम से कम दो या उससे ज़्यादा। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, एक कम मात्रा में होता है, एक ज़्यादा मात्रा में होता है। जो कम है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट और जो ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्यूट है उसको हम डिस्पर्स फेज भी कहते हैं और जो सॉल्वेंट है उसको डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हो और वो सॉल्यूशन बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो सॉल्यूशन हम की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हमने मिलाया तो जो मिक्सचर आपके पास आया वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। मतलब हम हिंदी में कहते हैं सममांगी मिश्रण होना चाहिए, तब तो आप उसको ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हो या सॉल्यूशन कह सकते हो। तो आपने जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, तो आप क्या कह सकते हो कि वन फेज या सिंगल फेज होनी चाहिए, एक ही अवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब एक फेज होनी चाहिए, सिंगल फेज कह सकते हो या वन फेज कह सकते हो। दूसरी बात, होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें आधा चम्मच नमक घोल दिया। क्या कर दिया, आधा चम्मच नमक घोल दिया। अब जो नमक है वो पूरी तरह से घुल गया, नमक जो है वो पानी के गिलास में क्या हो गया, पूरी तरीके से घुल गया। अब जब आपने नमक पूरी तरीके से घोल दिया तो आप उसको देखेंगे, आपको पूरा क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। क्या दिखेगा, क्लियर। मतलब आपके एक ही फेज है, क्या है, एक ही फेज है, मतलब वन फेज है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब केमिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जब वो पानी आप पिएंगे तो चाहे आप पहला घूंट पिए या आप आखिरी घूंट पिए, उसमें जो खारापन है वो आपको सेम लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नमक की जो कंसंट्रेशन है वो कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो जब आपके कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो जो भी आप प्रॉपर्टी देखेंगे वो सेम रहेगी। मतलब पूरे सॉल्यूशन में कहीं से भी आप कोई भी प्रॉपर्टी चेक करेंगे क्या आएगी, सेम। तो ये बात थी किसकी, सॉल्यूशन की। तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन जो है दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जिसमें अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट, तो हम क्या कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट भी कह सकते हो। सॉल्यूट क्या है, जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मात्रा में है। सॉल्यूट को हम कह सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को हम कह सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम। इसके बाद हमने क्या कहा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, सममांगी मिश्रण होना चाहिए, मतलब एक फेज होनी चाहिए, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब अगर आपके सॉल्यूशन है
तो आप किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉपर्टी निकालेंगे तो क्या आनी चाहिए, सेम, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये हमने बात करी सॉल्यूशन की। अब यहाँ पर बार बार एक टर्म आ रही है कंसंट्रेशन की, बार बार मैं एक टर्म काम में ले रहा हूँ, क्या काम में ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं सांद्रता, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सांद्रता। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है या सांद्रता का मतलब क्या है, तो हमने क्या कहा कि सॉल्वेंट है, जिसको हमने कहा ज़्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट है, और जिसको हमने ऐड किया जो कम मात्रा में वो क्या है, सॉल्यूट, विलय और विलायक। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, विलय, और इसको हमने कहा विलायक। अब कितने विलायक में कितना विलय प्रेजेंट है, या कितने सॉल्यूट में या कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका कोई माप तो होना चाहिए। भाई हमको कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्यूट कम है, उसकी तुलना कैसे करें। तो तुलना करने के लिए हमने क्या डिसाइड करा कि हम क्या टर्म काम में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन। हम क्या टर्म काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्यूट कम है। मतलब अगर हम दो कंसंट्रेशन या दो सॉल्यूशन की तुलना करें तो दोनों सॉल्यूशन में किस में सॉल्यूट ज़्यादा है और किस में सॉल्यूट कम है। तो ये तुलना करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन का। अब देखिए कंसंट्रेशन जो है वो एक प्रकार की नहीं होती। कंसंट्रेशन जो है हम अपने अकॉर्डिंग जो यूज़ में लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी जो है कंसंट्रेशन के टाइप बना रखे हैं। तो उसमें बेसिकली दो टाइप है। तो बेसिकली जो दो टाइप है वो हम देखते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ज़्यादा कम, विलय विलायक, होमोजीनियस होना चाहिए, वन फेज होना चाहिए, ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम है या ज़्यादा है, ये हम कैसे पता लगाएं या हम कैसे तुलना करें। तो उसके लिए हमने टर्म काम में ली कंसंट्रेशन, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सांद्रता। अब सांद्रता जो है कई प्रकार से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं या कई तरीके से हम सांद्रता को बता सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली पढ़ते हैं हम उसकी क्या करते हैं, दो कैटेगरी बना लेते हैं। क्या करते हैं, दो कैटेगरी हमने बना ली कंसंट्रेशन को डिफाइन करने की या कंसंट्रेशन को क्लासीफाई करने की। एक कैटेगरी वो जो कि वॉल्यूम पर क्या करती है, निर्भर नहीं करती, नॉट डिपेंड, मतलब वॉल्यूम पर या हिंदी में कहें आयतन पर निर्भर नहीं कर रही। दूसरी जो हमने कैटेगरी बनाई वो हमने क्या कहा कि जो वॉल्यूम पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, जो वॉल्यूम पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ये नॉर्मली हमने दो कैटेगरी बनाई, या इसको हम तीसरी कैटेगरी अदर भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कोई कैटेगरी आप नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन समझने में आसानी होती है। तो हमने क्या कहा कि हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है या कम है वो कैसे पता लगाएं, सांद्रता से पता लगा सकते हैं। अब सांद्रता जो है कितने तरीके हो सकती है, ये मोटा मोटा हमने क्या कहा कि सांद्रता की कुछ इकाइयाँ हैं जो वॉल्यूम पर निर्भर करती है, कुछ इकाइयाँ हैं जो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती हैं। तो उसके अलावा अदर भी आप कह सकते हो। तो देखिए एक एक करके लेते हैं, एक एक करके हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो इकाई लेते हैं जो वॉल्यूम पर निर्भर करती है। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम कौन सी इकाई ले रहे हैं, जो वॉल्यूम पर निर्भर करती है, वॉल्यूम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये वाली जब हम इकाई लेते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है आपके मोलैरिटी। सबसे पहले क्या आता है, मोलैरिटी। तो देखिए वापस से आपको बता देता हूँ, हमने क्या कहा कि सॉल्यूट कम है या ज़्यादा है सॉल्यूशन में, वो हम कैसे पता लगाते हैं, सांद्रता से। सांद्रता को हमने बेसिकली मोटे मोटे तौर पर दो में डिवाइड करा। एक वो सांद्रता है जो वॉल्यूम पर निर्भर करती है, दूसरी वो जो वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, वो वाली ले लेते हैं जो वॉल्यूम पर निर्भर करती है या आयतन पर निर्भर करती है। उसमें सबसे पहले लिया मैंने मोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोलरता। हिंदी में क्या कहते हैं, मोलरता। अब मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि दिए गए सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल उपस्थित हैं वो उसकी क्या होगी, मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोलों की संख्या, किसके मोल, सॉल्यूट के। तो हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ये सॉल्यूशन है और मैंने कहा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। मैंने कहा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। और 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट के कितने मोल हैं, क्या है, सॉल्यूट के कितने मोल उपस्थित हैं। तो जितने मोल सॉल्यूट के उपस्थित हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही क्या हो जाएगा, उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। अब इसको फॉर्मूले में कैसे करें, तो देखिए डेफिनेशन हमने क्या देखी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या वो क्या होती है, मोलैरिटी।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने डेफिनेशन की बात करी। अब अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो देखिए फॉर्मूला कैसे निकालें, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आप निकालोगे। तो मोलैरिटी को हमने कहा कैपिटल एम से, मोलैरिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, या सिंबल हमने क्या लिया, कैपिटल एम। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमने क्या कहा कि सॉल्यूशन में जितने भी आपके मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपके सॉल्यूट के मोल की संख्या है वो आपने ऊपर लिख दी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या कहाँ गई ऊपर, और नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने क्या कहा, स्मॉल एन से आप बता सकते हो, और वॉल्यूम जो है आपका वो आपने किससे बता दिया, वी से। बीच में हमने नीचे क्या लिख दिया ब्रैकेट में, लीटर। अब ये जो वी आप ले रहे हो ये किस में है, लीटर में। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप कई तरीके से लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स को एन रखा है, अब अगर आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में न दे के एमएल में दे रखा है, किस में दे रखा है, एमएल में, तो आप क्या कहेंगे कि जो वी दे रखा है वो किस में है, एमएल में है। किस में है, एमएल में। अब आपको उसको एमएल को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो अगर नीचे एमएल लिखा हुआ उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, एमएल को डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना ये सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन। तो हमने क्या कहा, सॉल्यूट के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपके फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या कहा एन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया वी, किस में, लीटर में। अब यहाँ पर अगर आप इसको वॉल्यूम को एमएल में दे रखा है, न्यूमेरिकल जब आपके आएगा तो जरूरी नहीं एक ही फॉर्मूला काम है, बहुत सारे फॉर्मूले आप काम में ले सकते हो। तो हमने क्या कहा, वॉल्यूम अगर एमएल में दे रखा है तो आपने क्या करा, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके 1000 ऊपर आ जाएगा अगर एमएल में है। अगर लीटर में है तो सिंपल एन अपॉन वी, और एमएल में है तो ऊपर आ जाएगा 1000। यहाँ तक बात हो गई, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, दूसरी बात अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछला वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, वो मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। तो अगर मान लीजिए उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे सॉल्यूट के, तो नंबर ऑफ मोल्स का अगर फॉर्मूला देखें हम वेट का, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम किसका, सॉल्यूट का। तो ये आपके हो जाएगा वेट इन ग्राम किसका, सॉल्यूट का, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स की जगह। तो हमने क्या लिखा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा, 1000 अपॉन V किस में, ml में, V किस में, ml में। तो ये आपके मोलैरिटी के फॉर्मूले चल रहे हैं कि आपने क्या कहा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोलों की जो संख्या है वो उसकी मोलैरिटी है। तो ये हमने न्यूमेरिकली फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, N अपॉन V लीटर में। अगर V ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट दे रखा है तो क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन V ml। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे कोई पूछे कि भाई ये सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो वो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, तो उससे आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखा है कि NaOH है, क्या है, NaOH, क्या दे रखा है, NaOH है। अब वो ये कह रहा है कि NaOH जो है उसका जो है 4 ग्राम दे रखा है। NaOH का कितने ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम। अब 4 ग्राम NaOH को उसने डिसॉल्व कर रखा है, या जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना दे रखा है, 100 ml में। कितने में, 100 ml में। तो ये कह रहा है कि हमने क्या करा, NaOH जो है उसका 4 ग्राम को हमने डिसॉल्व कर लिया या घोल लिया या सॉल्यूबल कर लिया, किस में, 100 ml सॉल्यूशन में। जो भी आप जिसमें भी वाटर में सॉल्यूशन बना रहे हो, तो 100 ml सॉल्यूशन हमने बना लिया, कितना लेके, 4 ग्राम NaOH लेके। तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है। किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन आया तो ये पूछा। अब कैसे निकाले मोलैरिटी, तो मोलैरिटी जब आप निकालोगे तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आपको सुटेबल लगे उसको आप काम में ले सकते हैं। कैसे कि नंबर ऑफ मोल्स तो उसने दे नहीं रखे,
उसने क्या दे रखा है 4 ग्राम, मतलब वेट दे रखा है। अब दूसरी बात ये है कि जब आपके वेट दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला काम में लोगे। वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है कि लीटर में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो यहाँ ml में ही है, ठीक है। अगर ml नहीं होगा तो ये 1000 हट जाएगा, लीटर में होगा तो। अब हमने क्या करा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करा, मोलैरिटी बराबर वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 4 अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा है केमिकल का, उसका मॉलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए, या आपको निकालना आना चाहिए। तो इस केस में इसका मॉलिकुलर वेट कितना है 40। कैसे, 23 सोडियम का एटॉमिक वेट है, इसका 16 है और इसका 1 है। 23 + 16 + 1 कितना हो गया 40। तो ये आपके मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 40। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला लिया वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो ये हो गया 4/40, 4/440 इनटू, अब वॉल्यूम क्योंकि ml में है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय ml जो है कितना दे रखा है 100, ये मैंने लिख दिया 100। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। इसको आप सॉल्व कर लो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 0 से 2 0 गए, ये 1 0 से 1 0 गया, और ये गया 4 से 4, फाइनली क्या आ गया 1। मतलब क्या आ गया कि जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वो कितनी आ रही है 1। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि आपके कोई केमिकल दे रखा है, उसका ग्राम दे रखा है कि इतने ग्राम आपने सॉल्युबल करा, इतने वॉल्यूम में करा, तो मोलैरिटी क्या होगी, इस टाइप से हमने क्या करा क्वेश्चन बना लिया। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन को वो चेंज कर दे, क्या कर दे, क्वेश्चन को वो चेंज कर दे, कैसे, ये मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन को अगर वो चेंज करके दे, तो जैसे मान लीजिए NaOH को ही हम लेते हैं समझने के लिए, और भी केमिकल ले सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन कैसे चेंज करा, क्वेश्चन ये चेंज करा कि मान लीजिए मुझे मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, मतलब 1 m का मुझे सॉल्यूशन बना रहा है, मतलब सिंपल हम कहें मोलर सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर वो टर्म काम में ले रहा है डेसीमोलर, सेंटीमोलर, तो वहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग उसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है। तो जैसे मान लीजिए हम कहें मोलर सॉल्यूशन है, तो मतलब मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपके मोलरिटी 1 दे रखी है, फिर वो कह रहा है कि कितने वॉल्यूम में आपको बना रहा है सॉल्यूशन 250 में, कितने वॉल्यूम में बना रहा है 250 ml में बनाना है। तो आप कितना वेट लोगे NaOH का, किसका NaOH का कितना वेट लोगे कि आपके 250 ml में 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमने क्या कहा, अब मोलैरिटी निकालनी नहीं है, मोलैरिटी दे रखी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1। फॉर्मूला यही काम में आएगा, वेट आपको निकालना है, तो मैंने वेट को लिख दिया W, किस में, ग्राम में निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना है NaOH का 40, तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया, इनटू ऊपर कितना है 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया, और नीचे क्या है 250 ml, तो मैंने क्या लिख दिया 250, 250, ये मैंने लिख दिया। मोलैरिटी 1 है। अब मुझे क्या निकालना है W। तो आप क्या करो, या तो पहले सॉल्व करके फिर लेके जाओ, या पहले ही ले जाओ, जैसे भी आपको सही लगे। मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा 4, और ये 4 को जब आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W कितना आ जाएगा 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप NaOH के 10 ग्राम को 250 ml वॉल्यूम में डिसॉल्व करेंगे तो आपके मोलैरिटी क्या आएगी सॉल्यूशन की 1। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि आपको अगर सॉल्यूशन बनाना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, या अगर आपको दे रखा है कि भाई इतने ग्राम को हमने इतने वॉल्यूम में डिसॉल्व करा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो ये जो फॉर्मूला था और इसको कैसे यूज़ करना था ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे काम आएगा, हम और एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी मोलैरिटी में इतना काफ़ी है। ये आपकी पहली यूनिट थी किसकी, वॉल्यूम डिपेंड की, जिसमें आपके वॉल्यूम आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन करने के पीछे रीज़न ये है कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता की इकाई टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें इसलिए मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है, वरना हम क्या करते सीधे सीधे लाइन से खूब सारी कंसंट्रेशन ले लेते तो हमको एक पढ़ने में क्या हो जाएगी आसानी सॉरी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, पहले कंसंट्रेशन की जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अब आपको मैं बता दूं कि जो कंसंट्रेशन की यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी
वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो सकती है, चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे या बढ़ाओगे या घटाओगे तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मास है या जो वेट है वो चेंज नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई कंसंट्रेशन की इकाई है जिसमें केवल वेट वाली टर्म आ रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंसंट्रेशन की टर्म है जिसमें वॉल्यूम आ रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको बता दिया। जहाँ क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन की कौन सी यूनिट देखी, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी जो है m है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अलग अलग फॉर्म में मैंने आपको सारे लिख के बता दिया, न्यूमेरिकल करके बता दिया। सेकंड है नॉर्मेलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 यूनिट है वॉल्यूम वाली, उसमें सबसे पहले मोलैरिटी है, दूसरा दे रखा नॉर्मेलिटी। हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मलता। अब देखिए नॉर्मलता क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सेकंड जो आपके है वॉल्यूम डिपेंडेंट में नॉर्मेलिटी, हमने क्या कहा, नॉर्मेलिटी, या हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। अब देखिए मोलरता में और नॉर्मलता में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लगभग सेम है। अब फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी में हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें नॉर्मलता की, तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ग्राम तुल्यांकी की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जैसे आपने मोलैरिटी की डेफिनेशन कही थी कि दिए गए सॉल्यूशन में, या हम कहें सॉल्यूशन में मोल की संख्या, ठीक है, जो आपके सॉल्यूशन दे रखा है उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में दिए गए मोलों की जो संख्या होती है वो उसकी मोलैरिटी होती है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में दिए गए ग्राम तुल्यांकी की संख्या, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है लगभग सिमिलर है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, ग्राम तुल्यांकी की संख्या। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर, एन से हमने डिनोट कर दिया, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स का है या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का है, वो किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की, विलय की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो डेफिनेशन थी वहां पर नंबर ऑफ मोल्स थे सॉल्यूट के, यहां पर आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया फॉर्मूला। यहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब अगर आपको ध्यान हो तो जो पिछला वीडियो था मोल कंसेप्ट का, वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जो है पिछला वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आपने देख रखा है तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं कह रहा हूँ ई से, ठीक है, उसकी संख्या हम किससे बता रहे हैं, ई से। ठीक है, तो ई अपॉन वी किस में, लीटर में। तो हमने क्या कहा, ई क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है या ग्राम तुल्यांकी की संख्या, किसकी, सॉल्यूट की, और अपॉन क्या है, वी किसका, सॉल्यूशन का, किस में, लीटर में। अब अगर यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में ना देके ml में दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 1000 अपॉन वी किस में, ml में। अगर वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो 1000 नहीं आएगा, और अगर वॉल्यूम जो है ml में दे रखा है तो 1000 आएगा। ठीक है, ई जो है वो है ग्राम तुल्यांकी की संख्या। हो सकता है अलग अलग बुक में नोटेशन अलग अलग हो, तो वहां पर आपको क्लियरली समझना है कि इसका मतलब है ग्राम तुल्यांकी की संख्या। हो सकता है नोटेशन कुछ और दे रखा हो किसी बुक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि अब मुझे ग्राम तुल्यांकी की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने कहा नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या का हम कैसे कहते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हम लिखते हैं। ग्राम तुल्यांकी की संख्या कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो ग्राम तुल्यांकी की संख्या है वो किसकी है, सॉल्यूट की। तो हमने क्या कहा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आ रही है। इसके बाद बाकी चीज ऐसी की ऐसी,
इंटू 1000 अपॉन V किस में, ml में। अगर V लीटर में होगा तो 1000 हट जाएगा। तो ये आपके सारे के सारे क्या आ गए, फॉर्मूले आ गए, किसके लिए, नॉर्मेलिटी के लिए। अब यहाँ पर मेन बात है क्या, मेन बात ये है कि जैसे हमने पिछला पढ़ा मोलैरिटी, उसमें ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था, और इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है। बस क्या डिफरेंट है, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आपको पिछला वीडियो ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर आपके इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स है। अब एक्स क्या है यहाँ पर, वैलेंसी। एक्स क्या है यहाँ पर, वैलेंसी। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं और चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या आसानी हो जाए कि मैंने क्या करा कि जो वेट था उसको वैसे के वैसे रखा, और जो इक्विवेलेंट वेट है उसकी जगह मैंने वो वाला फॉर्मूला लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये मैंने कहा ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और x का आ गया ऊपर, तो मैंने x वो अलग से लिख दिया, ठीक है। और बाकी वैसा का वैसा 1000 अपॉन V किस में, ml में। अब अगर मैं ये x जो है इसको अलग से आगे लिखूं तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ये आपके एक साथ आ जाएगा 1000 अपॉन V ml, ये मैंने लिख दिया 1000 अपॉन V ml, और ये x मैंने आगे लिख दिया। तो मैंने क्या करा कि ये जो फॉर्मूला था इसको मैंने और चेंज कर दिया। मैंने कैसे चेंज करा कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बताएं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कि एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो वैलेंसी होगी वो आपके डिवाइड होता है मॉलिक्यूलर वेट से। तो मैंने क्या करा, इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या करा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स आ गया ऊपर। अब ये जो चीज़ है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या देखी थी कि वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट V ml में और 1000, ये किसको बता रहा है, मोलैरिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, मोलैरिटी को। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो है फाइनली क्या आ गई, x इंटू कैपिटल M। मतलब अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मान लो, तो आप नॉर्मेलिटी मत निकालो, आप क्या निकालो, मोलैरिटी। ये आपकी मोलैरिटी आ गई, उसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या रिजल्ट आया कि आप क्या कह सकते हो कि जो नॉर्मेलिटी है वो किसके बराबर है, x इंटू एम के बराबर है। मतलब अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप मोलैरिटी निकालो और उसके बाद उसको उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी नॉर्मेलिटी। इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी या तो मोलैरिटी के बराबर आएगी या उससे ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। बात समझ में आ रही है। अब जिसको इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप एग्जाम्पल देखेंगे सॉरी, यहाँ पर जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर जो भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वैलेंसी 1 है, जैसे मान लीजिए HCl है, जैसे मान लीजिए NaCl है, या जैसे मान लीजिए NaOH है, तो इनके केस में क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 ही आ रही है, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या आ रही है 1, HCl का होगा तो 1 H प्लस दे रहा है, 1 वैलेंसी है। NaCl का होगा तो वैलेंसी 1 है, टोटल प्लस 1 आ रहा है, टोटल माइनस 1 आ रहा है। NaOH का होगा तो 1 OH दे रहा है, वैलेंसी 1 है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी वैलेंसी 1 होती है, मतलब x की वैल्यू क्या होती है 1, उनके केस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम आती है क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मोलैरिटी पूछिए कि नॉर्मेलिटी पूछिए, दोनों के आंसर सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, यूनिट अलग आएगी, यूनिट मैंने नहीं बताया, उसको भी मैं रिपीट कर दूंगा, मोलैरिटी की यूनिट। तो यहाँ पर यूनिट अलग आएगी लेकिन आंसर सेम आएगा। अब अगर हम बात करें दूसरे की, जैसे मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया मैंने, बेस लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैं कहूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैं क्या कहूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके केस में क्योंकि वैलेंसी क्या होगी 2, इनके केस में वैलेंसी क्या होगी 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2। या फिर मैं कहूँ ऐसे एसिड जिसमें 2 H है, जैसे H2SO4, ठीक है। तो यहां पर या जैसे कोई सॉल्ट कहूं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो यहां पर आप क्या करोगे कि इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आपके x की वैल्यू 2 आ रही है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH हो गया, या H2SO4 हो गया। क्यों, क्योंकि MgCl2 में आपको मैंने बताया था कि जो x की वैल्यू है या तो टोटल प्लस चार्ज या टोटल माइनस, ये मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, आप पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है।
मैग्नीशियम का टोटल प्लस या टोटल माइनस कितना है 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर मैं कह रहा हूँ बेस, तो बेस में जो OH है वो कितने हैं या कितने OH वो दे रहा है, कितना आंसर आ जाएगा 2। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और H2SO4 है, वहाँ पर वो कितने H दे रहा है 2, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 2 है, तो नॉर्मेलिटी जो आएगी वो क्या आएगी 2 × m इस केस में। तो आप क्या करो, पहले मोलैरिटी निकाल लो, उसके बाद आप क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी, क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी निकाल दो, उसके बाद उसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मान लो कोई ऐसा एसिड है या ऐसा सॉल्ट है जिसमें वैलेंसी 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। अगर मान लो NaCl की बात करें या NaOH की बात करें, तो जो आंसर मोलैरिटी का था वही आंसर किसका आएगा, नॉर्मेलिटी का आएगा। अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका वेट क्या होगा, तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो देखिए मुझे याद नहीं है, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, मैग्नीशियम का वेट कितना होता है 24, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूनी 32 या 32 कह सकते हो आप, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 8, और ये कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का जो वेट है वो है 58। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे मान लीजिए जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़े थे उस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल का जो लिया उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, 58 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट उसने दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करा, कितना डिसॉल्व करा, वेट दे रखा उसने ग्राम में 29 ग्राम, वेट क्या दे रखा उसने कि भाई 29 ग्राम डिसॉल्व करा, कितने में डिसॉल्व करा, वॉल्यूम उसने दे रखा है 2 लीटर, वॉल्यूम उसने क्या दे दिया 2 लीटर। तो बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो क्या कह रहा है बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये इसने क्वेश्चन दे दिया, नॉर्मेलिटी पूछिए। अब आपके पास ऑप्शन इतने सारे हैं कि आप किस से निकालना चाह रहे हैं, तो या तो आप डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालो, या आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता या ग्राम इक्विवेलेंट निकालना नहीं आता, तो आप सबसे बढ़िया क्या करो, ये करो मोलैरिटी निकालो, उसको उसकी x से मल्टीप्लाई कर दो। अब बता दूं MgX2 के केस में x की वैल्यू क्या है 2, तो एक काम करते हैं हम पहले मोलैरिटी निकालते हैं इसकी, क्या निकालते हैं मोलैरिटी। तो देखिए यहाँ पर 58 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 58 क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 58, और इक्विवेलेंट वेट जो आएगा, इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x होता है, तो जब आप इस 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 29, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। अब मैं इसकी मोलैरिटी निकालनी है मुझे, तो मोलैरिटी जब निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 29 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58, तो ये हमने लिखा मोलैरिटी के लिए वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू, अगर आपके वॉल्यूम ml में है तो 1000 लिखना है, और ml में नहीं है लीटर में है तो 1000 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 2 लीटर दे रखा है तो आपको 1000 की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या लिखोगे 2, सीधा सीधा आप क्या लिखोगे 2। तो हमने क्या कहा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो सिंपल नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 2 आ गया, और 2 × 2 मतलब 1/4, तो आप कहोगे मोलैरिटी कितनी आ गई 1/4, या आप कहोगे मोलैरिटी कितनी आ गई 0.25। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मोल पर लीटर, ये मैंने आपको बताई दी थी अभी। तो मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। अब मैं डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकालता हूँ फॉर्मूले से, ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकाली, तो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये लिखा हुआ आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है 29 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मैंने निकाला वहाँ पर 58 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 29। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप देख लेना। तो वेट इन ग्राम आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्योंकि लीटर में दे रखा है तो आपको 1000 की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो नॉर्मेलिटी जो आई आपके वो कितनी आई 1/2, या आप कह सकते हो 0.5। तो ये आपने डायरेक्ट मोलैरिटी निकाल ली और ये आपने डायरेक्ट
नॉर्मेलिटी निकाल ली। अब जो नॉर्मेलिटी की यूनिट आएगी वो आएगी आपके ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे ये मोल पर लीटर है, जैसे ये आएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, या इक्विवेलेंट पर लीटर सिंपली आप कह सकते हो। तो ये आपके नॉर्मेलिटी आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी की संख्या पर लीटर। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये नॉर्मेलिटी की यूनिट हो गई। अब जो मैंने रिलेशन बताया था वो रिलेशन सही आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे? अब मान लो आपको नॉर्मेलिटी निकालना नहीं आता तो आप क्या निकालते हैं? मोलैरिटी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो नॉर्मेलिटी कैसे आती है? 2 × m। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो m कितना आया था? 0.25। तो जब आप 2 × 0.25 करते तो ये कितना आ जाता? 0.5। मतलब आंसर क्या आ रहा है? सेम। तो अब ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल लो इस फॉर्मूले से, या फिर अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप मोलैरिटी निकाल लो और उसके बाद इस फॉर्मूले से आप उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मोलैरिटी क्या है और नॉर्मेलिटी क्या है। अब देखिए यहाँ पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बता रही है सांद्रता को। सांद्रता का मतलब अगर मोलैरिटी ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, और अगर नॉर्मेलिटी ज़्यादा है इसका मतलब भी क्या है? सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। अलग अलग टर्म है, मोलैरिटी अपने आप में अलग टर्म है और नॉर्मेलिटी अपने आप में अलग टर्म है। तो ये दोनों अलग अलग क्या है? इकाई है किसकी? सांद्रता की। कंसंट्रेशन की यूनिट है किसमें? किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे। अब इसका मतलब दोनों यूनिट क्या है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर आपकी कंसंट्रेशन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। तो ये बात थी नॉर्मेलिटी की और मोलैरिटी की। अब देखिए नई यूनिट दे रखी है फॉर्मेलिटी। अब वैसे देखा जाए तो फॉर्मेलिटी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म नहीं है या कॉमन यूनिट नहीं है कंसंट्रेशन की, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से मोलैरिटी जैसी है। कैसी है? मोलैरिटी जैसी। या अगर हम कहें मोलैरिटी को अगर हम काम में ले रहे हैं, नॉर्मेलिटी को काम में ले रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये एक स्पेशल केस में हम काम में लेते हैं। किसमें? स्पेशल केस में। अब देखिए फॉर्मेलिटी को, स्पेशल केस को हम कब कह रहे हैं कि जब मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला है और उसमें इस टाइप की कंडीशन दे रखी है, जैसे दे रखा है .2H2O, तो यहाँ पर .2H2O जो है वो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला सिंपल BaOH होल ट्वाइस होता, क्या होता? BaOH होल ट्वाइस, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये। तो अगर इसका फॉर्मूला सिंपल होता बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH होल ट्वाइस, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? ये तो मोलैरिटी पढ़ते हैं या नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया है तो इसलिए हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, जैसे हमने कहा मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी हमने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब वैसे फॉर्मेलिटी को हमने क्या कहा? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट पर, या नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला पर लीटर सॉल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड दे रखा है, तो ये जो कंपाउंड है इसका ग्राम फॉर्मूला वेट क्या है? 207। इसका मतलब जब आपने ये वेट निकाला तो इसमें आपने 2H2O भी कंसिडर किया है। तो आप क्या कह सकते हो? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, ठीक है, वेट भी नहीं लिखे। तो अगर हम कहें जैसे फॉर्मूला वेट कितना है? 207, और हमने क्या कहा? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, यूनिट कह सकते हो, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या हम कहें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जैसे आपने मोलैरिटी कहाँ मिली थी वैसे ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जब आप उसका वेट निकालेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी उसको वेट क्या करना है? कंसिडर करना है। तो ये भी आपकी किसकी यूनिट है? वॉल्यूम डिपेंडेंट। तो अभी जितनी भी हम यूनिट पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? वेट वॉल्यूम यूनिट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वेट ले रहे हैं। क्योंकि आप देखो नॉर्मेलिटी निकालो, मोलैरिटी निकालो या कुछ भी निकालो, हमने क्या अभी काम में लिया है? वेट। तो ये हम क्या कह रहे हैं? इसको वेट वॉल्यूम यूनिट, या हम ऐसी यूनिट जो किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पर। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है वो आती है परसेंटेज। क्या आती है? परसेंटेज। तो यहाँ पर परसेंटेज भी दो तरीके से हो सकती है। तो देखिए अभी तक हमने 3 यूनिट पढ़ ली जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। चौथी यूनिट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं परसेंटेज। अब चौथी यूनिट में परसेंटेज दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक तो हम पढ़ सकते हैं वी परसेंटेज। इसका मतलब जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो वॉल्यूम के सेंस में निकाल रहे हैं। तो जब वॉल्यूम के सेंस में निकाल रहे हैं तो जैसे मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, VA और VB, ये 2 कंपोनेंट है मान लीजिए। तो अगर आपको VA का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या कहोगे? VA इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ VA
परसेंटेज ऑफ वी ए इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100, मतलब जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब आप दोनों जो टर्म ले रहे हो वो वॉल्यूम में ले रहे हो, तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब जिसका आपको निकालना है। जैसे ए कंपोनेंट है, अब ए का क्या मैंने कहा, मान लो सॉल्यूट है, ए क्या कहा मैंने, मान लो सॉल्यूट है, बी क्या मैंने कहा सॉल्वेंट है। तो आपने क्या करा, सॉल्यूट का परसेंटेज निकाला। कैसे निकाला, परसेंटेज ऑफ वी है मतलब सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर और टोटल वॉल्यूम नीचे। भाई वी और वी बी का प्लस का मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम नीचे इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्यूट का परसेंटेज। अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज है। इसके अलावा एक परसेंटेज और हो सकता है जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वो होता है वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वो क्या होता है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो वहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, वेट वॉल्यूम परसेंटेज में हम जैसे मान लो वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, किसका निकाल रहे हो, सॉल्यूट का। तो जब सॉल्यूट का वेट वॉल्यूम परसेंटेज आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वी ए प्लस वी बी, या आप कह सकते हो W अपॉन वी किसका, सॉल्यूशन का, किसका, वी किसका, सॉल्यूशन का, इंटू 100, क्या आ जाएगा, इंटू 100, ये आ जाएगा वेट वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब आपके 100 ml में कितना वेट प्रेजेंट है, ये इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज। तो ये आप निकाल सकते हो वेट वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए इसके अगर एक एग्जांपल की बात करें वेट वॉल्यूम परसेंटेज की, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा 10 ग्राम जो है NaCl को हमने डिजोल्व किया, क्या करा, 10 ग्राम NaCl को डिजोल्व करा 100 ml में, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, मतलब 10 ग्राम NaCl को मैंने डिजोल्व करा 100 ml सॉल्यूशन में, या आप कह सकते हो वाटर में डिजोल्व करा तो उसका वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो यहाँ पर इसका वेट वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए वेट वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या दे रखा है, सिंपल सा, कि आपने जितना भी वेट डिजोल्व करा है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे 10 है तो 10, और नीचे जो भी वॉल्यूम है ml में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है, ml में, ये नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 10 डिवाइडेड बाय कितना दे रखा वॉल्यूम 100, ये ml में तो 100 आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा इंटू 100, तो ये आ गया इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है सॉल्यूशन का वो कितना है 10%। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 10% सॉल्यूशन, तो आपको ये चेक करना है कि कौन से वैरायटी का उसने परसेंटेज दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है या वेट वॉल्यूम दे रखा है, या एक आपके आएगा वेट परसेंटेज। तो यहाँ पर क्योंकि हम वॉल्यूम वाले यूनिट की बात करें तो ये वेट वॉल्यूम यूनिट है, तो अगर वेट वॉल्यूम यूनिट दे रखा है और 10% दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, 10 ग्राम। इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। तो ये जितनी भी यूनिट थी 5 यूनिट हमने पढ़ी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और जब हमने परसेंटेज की बात करी तो हमने पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज और वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये जो 5 यूनिट है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पांचों यूनिट जो है वो टेम्परेचर पे भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी।